Hello my dear students, today we will start one of the most important chapter of statistics, that is measures of central tendency. इस चैप्टर में से हाईएस्ट वेटेज का पूरे क्यूए का देखें ना तो सबसे ज़्यादा वेटेज इस चैप्टर का है। इस चैप्टर और टाइम वैल्यू एंड मनी का, ये दोनों में से करीब 13 मार्क्स का पूछा जाता है, 13 to 14 मार्क्स का पूछा जाता है। तो बहुत अच्छे से समझ लें, ये चैप्टर सिंपल चैप्टर है बट थ्योरी बहुत अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बिठ जानी चाहिए। उसके बाद क्लास वर्क के जो भी MCQs है वो और होमवर्क के जो भी MCQ है वो बहुत ही आसानी से आएंगे। बट सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से कि सर व्हाट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। तो पहला क्वेश्चन आपको होना चाहिए, सर व्हाट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कई बच्चे पूछते हैं, डाउट पूछते हैं कि सर ये अलग अलग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों है, अलग अलग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों है। बेटा टाइप ऑफ डेटा अलग अलग होता है, डेटा का टाइप अलग अलग होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, उसके हिसाब से हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी अलग अलग लगा सकते हैं। इसीलिए फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन होते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन के बारे में बाद में बात करते हैं अभी, बट सबसे पहले व्हाट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज क्या है बेटा। हमारे पास एक पूरा डेटा है, पूरा डेटा एग्जाम्पल के तौर पे बोलो तो 10 बच्चों के एग्ज़ाम ली हमने, 10 बच्चों की एग्ज़ाम ली 100 मार्क्स की, 10 बच्चों की एग्ज़ाम ली 100 मार्क्स की, और उसमें जो मार्क्स आए बच्चों के वो लेट वी एज्यूम इट इज़ 73, 92, 21, 36, 29, 31, 83, 65, 82 एंड 58। तो 10 बच्चों के 100 मार्क्स की एग्ज़ाम में ये मार्क्स है, अलग अलग मार्क्स है। अभी आप एक बात बताओ, ये तो अलग अलग मार्क्स है, इसका ये जो डेटा है ये अलग अलग मार्क्स है, उसको कोई एक ही वैल्यू से अगर दिखाना हो, क्योंकि हमको आइडिया लगाना है कि ये बच्चों को एवरेज कितने मार्क्स आए, बच्चों को ऑन एन एवरेज, या फिर ये डेटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, कोई एक ही वैल्यू, कोई एक ही कांस्टेंट पूरे डेटा को दिखाए तो वो वैल्यू कौन सी होगी, हमको ये देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे पता है, इसका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेट वी फाइंड आउट मीन या एवरेज। जैसे अपन मार्क्स आते थे अपने 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, तो उसका एवरेज करके परसेंटेज निकाल देते हैं, आपको पता है। जैसे कि कोई बोले कि मेरे 9th स्टैंडर्ड में 75% आए, तो उसके हर एक सब्जेक्ट में 75 नहीं आए। आप समझो, कोई अगर बोले कोई बच्चा कि सर मेरे को 9th स्टैंडर्ड में 75% आए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हर एक सब्जेक्ट में 75 आए, बट इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज किसी सब्जेक्ट में 70 भी हो सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में 80 भी हो सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में 60 भी हो सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में 90 भी हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज सब मिला के एवरेज मार्क्स जो है उसके 75 है। इसका मतलब है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, पूरे डेटा को दिखाता है। अभी इसका देख ले, इसका एवरेज क्या होगा, मीन निकाल के देखें, 73 प्लस 92 प्लस 21, आप भी साथ साथ करो, प्लस 36 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 83 प्लस 65 प्लस 82 प्लस 58, उसको डिवाइड करें अपन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, इट इज 57। तो एवरेज मार्क्स जो है ना, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इस डेटा की
कि जिससे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिससे पूरे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसको शॉर्ट में लिखेंगे अभी अपन MCT, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो आ रहा है 57। अच्छा 57 से आप क्या अंदाज लगा सकते हो? 57 क्या है? 57 इस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ दिस डेटा। ये डेटा को अगर दिखाना है कि ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स है बच्चों के, तो इट इज़ 57। इट इज़ 57। हालांकि 57 मार्क्स किसी के नहीं है, बट पूरे डेटा का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, एवरेज वैल्यू है 57। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे 9th में 75% जैसे मैंने बोला, बट 75 मार्क्स तुम्हारे किसी भी सब्जेक्ट पे ना हो, ऐसा भी हो सकता है। बट 75 इज व्हाट? पूरे डेटा को देखने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है ये। जब डेटा बहुत बड़ा होता है बेटा, डेटा बहुत बड़ा होता है, हज़ारों का, लाखों का, करोड़ों का ऑब्जर्वेशंस लिया जाता है, करोड़ों ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं, लाखों ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं, तो डेटा को एक पर्टिकुलर वैल्यू से दिखाया जा सके कि सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेटा का, उसके लिए अपन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वैसे तो क्या है बेटा, ये बहुत ही बुनियादी बात है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये इंफॉर्मेटिव मैंने बोला, याद मत करना, इसको ज़रूरी नहीं है। बट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर आए तो पॉपुलेशन का एनालिसिस कर सकते हैं, समष्टि तपास, सैंपल एनालिसिस, निदर्श तपास, ये सब कुछ आके होता है एडवांस में। बट बेसिक क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, वही अगर नहीं आता तो आगे का इंफॉर्मेशन अपन कर पाएंगे नहीं, ये बात समझ लो। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हर एक चीज़ें, हर एक थ्योरी, हर एक कंसेप्ट एकदम दिमाग में फिट कर लेना। जैसे मैंने बोला, यू कैन नॉट इग्नोर दिस चैप्टर, क्योंकि वेटेज इसका बहुत ज़्यादा है। सिंपल वेटेज होता तो अपन इग्नोर भी करते, बट इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो शुरुआत से आप एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन से इसे पढ़ना। अच्छा, सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन से है सर? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन से है? तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की मेनली 3 मेजर्स है सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढने की, डेटा की सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने की। 3 अलग अलग मेथड्स है, 3 अलग अलग प्रकार के डेटा के लिए। हालांकि अपन कोई तुमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, उसके तीनों ढूंढ सकते हैं, बट डेटा के हिसाब से हमको इंटरप्रिटेशन लगाना है कि किस प्रकार का मीन, मीडियन या मोड ढूंढना है। तुमको अभी जो सम्स आते हैं उसमें ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं करना है कि सर ने बोला था इसमें मीन लगाओ या मोड लगाओ या मीडियन लगाओ, नहीं, वो तो तुमको पूछा ही होगा कि फाइंड आउट मोड ऑफ दिस डेटा, या फाइंड आउट मीडियन ऑफ दिस डेटा, या फाइंड आउट मीन ऑफ दिस डेटा। बट प्रैक्टिकल लाइफ में डेटा के अनुसार उसका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लगता है। सबसे ज़्यादा यूजफुल जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो है मीन, सबको पता है मीन, मध्यक, कौंसमा लखी दे जो मध्यक। अच्छा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नीचे गुजराती में लिख देना मध्यवर्ती स्थितिमान ना मापो, मध्यवर्ती स्थितिमान ना मापो। डिस्पर्सन में नीचे लिख देना प्रसारमान, प्रसारमान। ओके, मीन मध्यक, मीडियन मध्यस्थ, मोड बहुलक, मध्यक, मध्यस्थ, बहुलक। ओके, 3 प्रकार हो। अभी सर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की 3 मेजर्स डेटा के हिसाब से है, इसमें फ़र्क क्या है, इन तीनों में फ़र्क क्या है? तो मीन जो है वो मैथमेटिकल एवरेज है, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया वो मीन किया, ये जो हुआ ये मीन हुआ, ये मीन हुआ। एवरेज का मतलब ही मीन, सिंपल एवरेज का मतलब ही मीन, कि सभी वैल्यू का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत ही सिंपल सी बात। तो मीन इज मैथमेटिकल एवरेज, नोट डाउन कर लेना ये सभी बातें। उसके बाद मीडियन जो है दैट इज पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज मतलब सर क्या, इसका मतलब नहीं पता चला।
पोजिशनल एवरेज मतलब क्या कि पहले डेटा को अरेंज करना है, अभी हम एग्जांपल देंगे तो ज़्यादा पता चलेगा, बट पहले डेटा को अरेंज करने का, फिर मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो हो, जो मिडल मोस्ट हो, जिससे कम और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन सेम है, कम ऑब्जर्वेशन भी इतने ही है जितने ज़्यादा वैल्यू वाले ऑब्जर्वेशन है, तो उसे बोलते हैं मीडियन। पोजीशन वाइज जो बीच में है, पोजीशन वाइज बीच में अरेंज करना, यहाँ पे अरेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सबका टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जबकि मीडियन में अरेंज करना कंपलसरी है। ओके, अरेंज करने के बाद चाहे असेंडिंग में अरेंज करो चाहे डिसेंडिंग में अरेंज करो, बट मैं आपको सलाह ये दूंगा कि हमेशा असेंडिंग में अरेंज करो। उसका रीज़न है बेटा, क्योंकि असेंडिंग में अरेंज करोगे तो या डिसेंडिंग में अरेंज करोगे मीडियन तो आ जाएगा, बट दिक्कत क्या होगी पता है, बाकी की पोजिशनल वैल्यूज जो अभी अपन डिस्कस करेंगे उसको जब ढूंढना हो तब दिक्कत होगी। तो असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करने का मोड, हमको डेटा में यही देखना है कि यार ज़्यादा क्यों, क्या कौन सा ऑब्जर्वेशन होता है, हमको ये लेना देना नहीं है कि एवरेज कौन है। अच्छा, कई बार जैसे कि मैं तुमको बोलूँ शू साइज, जूते की साइज, उसका अगर हमको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है तो उसके लिए हमको लेट यू एज्यूम बेचने का है, जूते बेचने के, तो एवरेज 7, 8, 9 जितने भी हमने सर्वे किए कि 7 वाले इतने लोग हैं, 8 के जूते पहनने वाले इतने लोग हैं, 9 के जूते पहनने वाले इतने लोग हैं, तो हम 7, 8 और 9 की एवरेज नहीं कर सकते। अगर एवरेज करेंगे ना तो वो जूता किसी को नहीं होगा, लेट यू एज्यूम उसका नाप आएगा 7.8, तो 7.8 किसी को नहीं होगा। इसीलिए मोड मतलब मोस्ट रिपीटेटिव, लेट यू एज्यूम 8 वाला जूता सबसे ज़्यादा लोग पहनते हैं तो वही बेचना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए अपने पास स्टॉक में। तो मोस्ट रिपीटेटिव ऑब्जर्व, आपने ये बात बहुत मार्क की होगी, बहुत नॉर्मल है कि जिनके जूते की साइज़ बहुत बड़ी होती है, ओके 12, 13, तो उनके जूते मिलने मार्केट में मुश्किल हो जाते हैं। ब्रांडेड जूते मिले वो अलग बात है, बट नॉर्मली मिलते नहीं है, मिलते हैं तो उसमें वैरायटी नहीं मिलती। वैरायटी भी सबसे ज़्यादा जो मोड है, मोड मतलब मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन, उसकी मिलती है। आप शर्ट लेने जाओ तो भी 40 शोल्डर के शर्ट सबसे ज़्यादा होंगे, उसमें वैरायटीज़ भी सबसे ज़्यादा होगी। फिर जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे 46, 48, तो आपको वैरायटीज़ कम मिलती जाएगी, फिर आपको वैरायटीज़ उतनी नहीं मिलेगी। अच्छा, तो मोड बहुत जगहों पे यूज़फुल होता है, खास करके फैशन में मोड यूज़ होता है। मीडियन क्वालिटेटिव डेटा में भी उपयोगी होता है, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा है, जैसे कि हमने रैंक कोरिलेशन देखा था, तो रैंक कोरिलेशन क्वालिटेटिव डेटा था, तो हमने पहले उसको रैंक दिए थे, है ना, अरेंजमेंट के हिसाब से रैंक दिए थे, तो क्या काम में लगा था उस वक्त, मीडियन काम में लगा था। अभी मीन का बात करें, जिस पहले से देख ले, व्हाट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द सेंट्रल लोकेशन और सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, ओके, दैट इज नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेरे साथ बोलो, व्हाट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये हमने बताया कि ये पूरा डेटा था, उसकी एवरेज वैल्यू हमने ले ली, दैट इज 57, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ डेटा, मतलब पूरे डेटा को कोई एक वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, कौन सी, 57, तो ये हुआ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक है कि वो रिजिडली डिफाइंड, मतलब अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा ये है कि इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ डेटा, डेटा का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होना चाहिए। तीसरा ऐसा है कि इट शुड बी यूनिकली डिफाइंड। हालांकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको फाउंडेशन लेवल में नहीं आते हैं, बट 11, 12 में आपने अगर स्टेट बोर्ड से हो तो पढ़ा होगा, तो एक बार याद दिला दो, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, पूरे डेटा का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होना चाहिए, ये उसकी अच्छे
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होने के लिए ये तीनों बातें चाहिए। अभी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेनली आर ऑफ 3 टाइप्स, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन जो है वो मैथमेटिकल एवरेज है, मीडियन जो है वो पोजिशनल एवरेज है, और मोड जो है वो मोस्ट रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशन अमॉन्ग द डेटा। डेटा में जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है दैट इज नोन एज मोड। अभी अपन मीन पे आए। मीन, तो मीन 3 प्रकार के होते हैं। मीन 3 प्रकार के होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन अपना सिंपल मीन, अरिथमेटिक मीन को मीन भी बोलते हैं कभी कभार, तो इट इज सिंपल मीन। ओके, हम कब इसका यूज करते हैं? हाईएस्ट टाइम पे हम इसका यूज करते हैं जब भी अपन को एवरेज ढूंढना हो, एवरेज वैल्यू ढूंढनी हो, मैथमेटिकल एवरेज ढूंढना हो डेटा का, तब अपन अरिथमेटिक मीन यूज करते हैं टू फाइंड आउट मैथमेटिकल एवरेज। और सबसे ज़्यादा अच्छा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अरिथमेटिक मीन। उसे मीन भी बोलते हैं, याद रखो। अरिथमेटिक मीन इज ऑल्सो नोन एज मीन। मीन नॉर्मली हम मीन बोले ना तो उसका मतलब अरिथमेटिक मीन ही होता है। फिर मीन की जगह पे थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे ढूंढते हैं वो अभी अपन बताएंगे, बट फाइंड आउट कैसे करते हैं? टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ रेशियो, रेट्स एंड परसेंटेज। इसको क्यों यूज करते हैं? एवरेज ढूंढना होगा रेशियो का, रेट्स का या तो परसेंटेज का। रेशियो, रेट्स एंड परसेंटेज तो अपन ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। फिर हार्मोनिक मीन कब यूज करते हैं? टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड, एवरेज रेट्स व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर स्मॉल। एवरेज स्पीड या एवरेज रेट्स ढूंढना हो जब ऑब्जर्वेशन स्मॉल हो तो क्या यूज करते हैं? हार्मोनिक मीन। तो तीनों को दिमाग में फिट कर दो, एकदम दिमाग में फिट कर दो। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत कि नॉर्मली वी यूज विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मीन या अरिथमेटिक मीन। अच्छा, व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट एवरेज रेट्स, रेशियो और परसेंटेज, देन वी यूज तो ज्योमेट्रिक मीन। एवरेज, रेशियो, रेट्स और परसेंटेज ढूंढना है तो क्या यूज करते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। और अगर हमको एवरेज स्पीड, ये बात याद रखना, इसके सम्स भी पास्ट एग्जाम्स में बहुत पूछे गए हैं कि एवरेज स्पीड ढूंढना हो जब हमें तो हार्मोनिक मीन यूज करने का। बाकी का अरिथमेटिक मीन नॉर्मली बच्चे यूज करते हैं तो गलत हो जाता है। एवरेज स्पीड ढूंढना हो, स्पीड, जैसे कि मैं यहाँ से एक जगह पे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गया और वापस आया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो एवरेज क्या हुआ? तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही बोलेंगे कि 40 + 50/2 मतलब दैट इज 45, बट इट इज़ इनकरेक्ट, टोटली इनकरेक्ट। जब अपन को कान खोल के सुन लो, दिमाग खोल के डाल दो कि जब भी अपन को एवरेज स्पीड ढूंढनी हो, जब भी अपन को एवरेज स्पीड ढूंढनी हो तब हार्मोनिक मीन का उपयोग होगा। हार्मोनिक मीन क्या होता है पता है? अरिथमेटिक मीन के रेसिप्रोकल, ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल उसमें कंसीडर होते हैं। तो कैसे गिनेंगे हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ये सब अभी हम देखते हैं। सबसे पहले मीन या अरिथमेटिक मीन के बारे में बातें करें। मीन के बारे में बातें करें कि मीन में पहले तो चलो सबके बारे में साथ में ही बातें करें। फॉर अनग्रुप्ड सीरीज या डिस्क्रीट असतत श्रेणी, असतत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज के लिए मतलब एग्जांपल इसका ये है कि लेट वी अज्यूम द ऑब्जर्वेशंस आर 5, 7,
अपन दूसरे, क्योंकि हमको ज्योमेट्रिक मीन भी इसमें ही ढूंढ लेंगे। 1 4 16, 1 4 एंड 16। अभी ये जो डेटा है उसका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ढूंढे। ओके, फाइंड AM, HM एंड GM, ये तीनों अपन को ढूंढना है। नोट डाउन कर दो ये बात, कैसे ढूंढते हैं वो बहुत आसान सा बात है। अरिथमेटिक मीन ढूंढने के लिए अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n, मतलब टोटल ऑफ सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हियर इज 3। तो 7, आंसर इज 7 हियर। आंसर क्या आएगा 21 डिवाइडेड बाय 3, तो इट वुड बी 7। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन ढूंढते हैं। चलो ज्योमेट्रिक मीन ढूंढे। देखो बेटा, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बहुत अच्छे से देखना। अरिथमेटिक मीन ऑलमोस्ट सबको याद है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन थोड़ा सा ध्यान रख के देख लो, क्योंकि बाद में हार्मोनिक मीन के कई क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं कि सर ये पता नहीं चला। तो ज्योमेट्रिक मीन इज व्हाट पता है। अरिथमेटिक मीन एडिशन था ऑल दी ऑब्जर्वेशन और उसका डिवाइडेड बाय n, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन x1 इंटू x2 इंटू लेट वी एज्यूम xn ऑब्जर्वेशन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ xn ऑब्जर्वेशन और उसका nth रूट, उसका क्या nth रूट। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 3 है, और ऑब्जर्वेशन है 1 इंटू 4 इंटू 16, सो इट इज क्यूब रूट। अच्छा 4 ऑब्जर्वेशन हो तो क्या होता, 4th रूट होता, 5 ऑब्जर्वेशन होते तो 5th रूट होता ऑफ 64, दैट इज इक्वल टू 4। क्या आएगा आंसर अपना, आएगा 4। ज्योमेट्रिक मीन आएगा 4। अभी हार्मोनिक मीन ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढते हैं, देखो फॉर्मूला 5 बार लिख के लर्न कर देना ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की। अगर जिसको भी नहीं आता वो 5 बार लिख के, कंपल्सरीली 5 बार लिख के लर्न करना। जो CBSE से बच्चे हो, नॉन मैथ्स बच्चे हो, वो ये लिखना बेटा, बाद में फिर पछताओगे, बाद में तकलीफ होगी ये चैप्टर में। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला n अपॉन सिग्मा 1 अपॉन xi। तो देखा जाए ध्यान से तो ये अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल ही है। वैसे सिग्मा x का 1 अपॉन सिग्मा xi हुआ और n जो है वो ऊपर आ गया। हाँ, तो इतना सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चलो यहाँ पे लिखे अपन तो क्लैरिटी ज़्यादा रहे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है अपॉन 1 upon first observation is what 1, second observation is 4, third observation is 16, तो 1 by 16 that is 3 upon 1 plus 0.25 plus 0.0625, और 3 डिवाइडेड बाय ये आता है 1.3125, डिवाइड करो 3 को, 3 डिवाइडेड बाय 1.3125, divided by 1. ये आएगा 2.2857, ये कुछ इतना आता है 2.2857।
ओके। ओके, तो हमको अरिथमेटिक मीन मिल गया। अरिथमेटिक मीन ये रहा 7, ज्योमेट्रिक मीन मिल गया, हार्मोनिक मीन मिल गया। अभी मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपको इन तीनों से जुड़ी हुई बताऊंगा बेटा, ध्यान रखना तुम। और जो भी इससे रिलेटेड थ्योरी हो वो आनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी तो ठीक है, अभी अपन सीधा सम्स करेंगे और सम्स नहीं आते तो फिर सर ये इसके एमसीक्यू तो बहुत टफ है, ऐसा नहीं बेटा। शुरुआत में जब मैं थ्योरी करवा रहा हूँ, क्योंकि ये शुरुआती जो 2-3 लेक्चर्स हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरी और कंसेप्ट्स और वो सबके उसके आधार पर ही पूरा टिकेगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। थ्योरी नहीं आती और डायरेक्ट आप सब करने जाओगे, इट इज़ इम्पॉसिबल टास्क, ये हो ही नहीं सकता। तो थ्योरी देखो, और बहुत ही ऑब्वियस और बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको दम लगा के करना है, एकदम आराम से आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या, चलो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की वैल्यूज रखा है यहाँ पे। अरिथमेटिक मीन, arithmetic mean is what, 7, geometric mean is 4, हार्मोनिक मीन इज अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इसके भी आगे वैल्यू थी 2.2857। चलो तुम बताओ बेटा, दिमाग लगा के बताओ, क्या यहाँ पे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है उसमें कोई तुमको रिलेशन लग रहा है, कोई रिलेशन दिख रहा है हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन में? देख लो, देखो तब तक। हाँ है रिलेशन, और ये रिलेशन ऐसा है कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन के जितना होता है। बेटा ध्यान रख के ये पढ़ लो, 3 में से कोई भी 2 वैल्यू दी हो तो तीसरा ढूंढ सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन जितना होता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि ज्योमेट्रिक मीन हमेशा बीच में रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन हमेशा बीच में रहेगा। और यहाँ पे तुम ये भी देख सकते हो, देखो ये वैल्यूज के आधार पर कि अरिथमेटिक मीन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो, अरिथमेटिक मीन is always greater than or equal to geometric mean is greater than or equal to harmonic mean। ये हमेशा का एक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक मीन सबसे ज़्यादा होगा, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होगा इन तीनों में से, ये हमेशा याद रखो। डेटा अगर सेम है तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन, बट डेटा अगर थोड़ा भी डिफरेंट है, डेटा डिफरेंट है, तो फॉर सेम डेटा ऑल 3 आर इक्वल। ये मैं बोल रहा हूँ ना, वो आप लिख भी लेना। फॉर सेम डेटा अरिथमेटिक मीन is equal to geometric mean is equal to harmonic mean, and for distinct data arithmetic mean is greater or equal to geometric mean is greater or equal to harmonic mean। ये याद रखो, नोट डाउन कर लो बेटा, नोट डाउन कर लो तो आपको पता चले। एमसीक्यू इस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, तुमको बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि भाई दिस 3, द फॉलोइंग 3 आर मीन्स, टाइप्स ऑफ मीन्स, ओके, ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ मीन्स। ऐसा दिया है, ऐसा नहीं दिया है कि कौन क्या है, मीन है, मीडियन या मोड है, तुमको खाली इतना दिया है टाइप्स ऑफ मीन्स, टाइप्स ऑफ मीन्स। एंड यू देखो टाइप्स ऑफ मीन्स दिया है और तो मतलब वैल्यूज दी है,
अच्छा, ये वैल्यूज दी है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा, इसमें तुमको एमसीक्यू में ऐसा पूछो कि फाइंड आउट दी मीन फ्रॉम दिस डेटा। तो मीन, ये तीनों को देखो, ये तीनों वैल्यूज को देखो, ये टाइप्स ऑफ मीन्स है। ओके, टाइप्स ऑफ मीन्स है, तुमको अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, ये टाइप्स ऑफ मीन्स है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा होता है। हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है। दूसरी बात ये भी होती है कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन होता है। तो देखो, ये सबसे बड़ा कौन सा है? तो 7 है। तो ये होगा अरिथमेटिक मीन। बेटा तुमको पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ? ये हुआ अरिथमेटिक मीन। ये तीनों प्रकार के मीन दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ मीन। वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें से अरिथमेटिक मीन कौन सा है। तुमको ये पूछ सकते हैं भाई इसमें से हार्मोनिक मीन कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है उसे हार्मोनिक मीन देख सोचेंगे, और बीच वाला जो है उसे ज्योमेट्रिक मीन। ये बात हमेशा याद रखो। अच्छा देखो, डेटा जो होता है ना, मैं तुमको एक दूसरी प्रकार से भी समझाने की कोशिश करता हूँ, ये तो आपको पता चल गया होगा, बट एक बात आती है कि ये डेटा की वैल्यू अपन नंबर लाइन में रखे। डेटा की वैल्यू ये देखो ना, यही देखो ना, 1 to 16 था, तो नंबर लाइन में 1 to 16। वन टू कितना था? 16। वन टू 16 था। अभी इसका 3 वैल्यूज थी, 1, 4 एंड 16। और अपना अरिथमेटिक मीन, ये आया अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन ऑलमोस्ट मिडल में होता है, एग्जैक्ट मिडल में नहीं बट ऑलमोस्ट मिडल में। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन क्या आया था? 4 ज्योमेट्रिक मीन था। ये ज्योमेट्रिक मीन है। आप समझ लो, नंबर लाइन में हर एक वैल्यू लिखी, यहाँ पे 1 to 1, 4 एंड 16 जो थी, इसीलिए 1 से 16 तक की हर एक वैल्यू हमने नोट डाउन कर ली। नोट डाउन करने के बाद अरिथमेटिक मीन क्या है? यहाँ पे 7 है, तो 7 यहाँ पे लिखो। फिर 7 पे सर्कल बनाते हैं, 4 पे सर्कल बनाते हैं, एंड फिर तीसरा कौन सा था? 2.28। 2.28 शायद यहाँ पे होगा, तो इट इज हार्मोनिक मीन। तो इन तीनों में एक सीक्वेंस तुम देख रहे हो। हार्मोनिक मीन सबसे छोटा है, उससे बड़ा ज्योमेट्रिक मीन है, और उससे भी बड़ा अरिथमेटिक मीन है। ये तो तुमको पता चला। तो हार्मोनिक मीन, एक दूसरी बात भी बता दूं यहाँ पे और पता चलेगा। एक पॉइंट आता है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि ये पॉइंट कहना क्या चाहता है। तो ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बोथ आर अफेक्टेड बाय स्मॉलर वैल्यू। स्मॉलर वैल्यू से उसका अफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू इज़ 1, स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम ऑफ द डेटा इज़ 1। तो 1 के ज़्यादा नज़दीक है हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। 16 से दूर है, हाईएस्ट वैल्यू से दूर है, स्मॉलेस्ट वैल्यू से नज़दीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, कान खोल के सुन लो, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर affected by smaller values, स्मॉलर वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा वो अफेक्टेड होते हैं। अच्छा,
तो ये हमने डिस्क्रीट सीरीज जो था उसमें हमने कैसे अरिथमेटिक मीन ढूंढते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ढूंढते हैं और हार्मोनिक मीन ढूंढते हैं, उसके बारे में बातें की। अभी अपन मीन के बारे में बात करें, नॉर्मली अरिथमेटिक मीन के, क्योंकि वही नॉर्मली ढूंढा जा सकता है। तो मीन मीडियन मोड के बारे में बात करें कि एक ही डेटा के लिए मीन मीडियन मोड ढूंढे पहले। ओके, फॉर डिस्क्रीट सीरीज है 2, 5, 3, 7, 13। ओके, चलो ये सीरीज है अपने पास। ये सीरीज के लिए अपन मीन ढूंढते हैं बाद में। मीन मतलब अरिथमेटिक मीन, मीन का सिनोनिम से अरिथमेटिक मीन। मीन ढूंढते हैं, फिर मीडियन ढूंढते हैं, फिर मोड ढूंढते हैं। पहले ढूंढे मीन। मीन का फॉर्मूला है, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। दैट इज सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई अपॉन एन मतलब इसमें ये सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल होगा 2 + 5 + 3 + 7 + 13। सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल कर दिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितने हैं? 5 है। चलो टोटल कर लें। 2 + 5 + 3 + 13 + 7, तो यहाँ पे आ रहेगा 30 डिवाइडेड बाय 5। 30 डिवाइडेड बाय 5 एंड दैट इज व्हाट 6। आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। अच्छा, मीन ढूंढा, मीन क्या आया? 6 आया। अभी मीडियन ढूंढते हैं। मीन क्या आया? 6 आया। अभी मीडियन ढूंढते हैं। तो मीडियन ढूंढने के लिए सबसे पहला स्टेप, क्योंकि हमको पोजिशनल वैल्यूज, पोजीशन वाइज मिडल में कौन सा ऑब्जर्वेशन आता है वो ढूंढना है। पोजीशन वाइज मिडल में कौन सा ऑब्जर्वेशन आता है वो ढूंढना है। दैट्स व्हाई मीडियन ढूंढने के लिए हमको डेटा को अरेंज करना होगा इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा को अरेंज करें और डिसेंडिंग, बट अपन पहले से असेंडिंग रखते हैं क्योंकि फिर बाकी की पोजिशनल वैल्यूज भी ढूंढने में आसानी रहे। चलो अपन 2, 3, 5, 7 एंड 13 ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। मीडियन ढूंढने का सबसे पहला शर्त, सबसे पहला स्टेप, राइट डाउन ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये रखने के बाद मीडियन इज इक्वल टू व्हाट? n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ये नोट डाउन कर देना। सर ये क्या है n+1/2th ऑब्जर्वेशन? बहुत कॉमन सेंस की बात है। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन +1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे ना तो हमेशा मिडल ऑब्जर्वेशन मिलेगा तुमको। अरेंजमेंट करने के बाद सबसे मिडल में जो जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है, ओके सॉरी 11 ऑब्जर्वेशन है, 11 ऑब्जर्वेशन। अभी n+1 मतलब 11 + 1 मतलब 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6। 6 ऑब्जर्वेशन आफ्टर अरेंजमेंट वो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगा। तो यहाँ पे देखो कितने ऑब्जर्वेशन है? 5। 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन। और अरेंजमेंट करने के बाद जो डेटा आया उसमें देख लेना थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है। थर्ड ऑब्जर्वेशन वुड बी 5। थर्ड ऑब्जर्वेशन वुड बी 5। तो अपना मीडियन जो है वो 5 आता है। मीडियन क्या आता है? 5। ओके, सिंपल एज दैट कि जो ऑब्जर्वेशन में जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है वो मीडियन है, बट उसको ढूंढने का तरीका n+1/2।
n+1 अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, फिर मैं इरेज कर दूंगा यहाँ से, इसीलिए ध्यान रख के देखना। यहाँ पे लेट मी अज्यूम एक और ऑब्जर्वेशन था 70, तो मिडिल मोस्ट में ये दोनों ऑब्जर्वेशन आएंगे, क्योंकि n+1/2 करोगे ना तो 6+1/2 मतलब 3.5 आएगा। 3.5 मतलब क्या, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, इसीलिए 5 + 7/2 मतलब 6 आएगा। तो इसीलिए जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो भी अपन ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तुमको 12th स्टैंडर्ड में, शायद 11th स्टैंडर्ड में दूसरी फॉर्मूला भी सिखाई थी, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, बट ये सभी याद रखने की जरूरत नहीं है। n+1/2 कर लो, वो अगर पॉइंट में आए तो हमको पता, हम इतने तो होशियार है कि हमको पता चल जाएगा। 4.5 आए मतलब ऑब्जर्वेशन बिटवीन 4 and 5 है ना, 5.5 आए तो ऑब्जर्वेशन बिटवीन 5 and 6, तो एज सिंपल एज दैट, मीडियन ढूंढ लिया। अभी चलो ऑब्जर्वेशन में मोड ढूंढने का प्रयत्न करें। इसमें अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। 2 5 3 7 13, देखो इसमें मोड ढूंढा जा सकता नहीं है। ये डेटा में कोई भी ऑब्जर्वेशन बाकी के ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता है। सो मोस्ट रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशन, ऐसा कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं आता जो ज़्यादा बार रिपीट होता है, इसलिए मोड वी कैन नॉट फाइंड आउट। पर कान खोल के सुन लो, जब मोड पहले तो ये देखो कि इसका मोड जब ढूंढा जा सके उसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। एक ऐसा सम दे रहा हूँ जिसमें मोड ढूंढा जा सके। 1 1 2 3 5 6 7 6 6। ओके, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता ऑब्जर्वेशन कौन सा है, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है वो ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो 6 जो है वो 1 2 और 3 बार रिपीट हुए, बाकी एक जो है 2 बार, बट सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है ऑब्जर्वेशन 6। तो यहाँ पे मोड, ये ऑब्जर्वेशंस के लिए मोड इज इक्वल टू z इज इक्वल टू मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन और मोस्ट रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशन जो कि है 6, जो कि है 6। अच्छा, फिर दूसरा एक एग्जांपल भी देता हूँ कि चलो ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 5 2 9 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बनती है कि 1 जो है वो भी 2 बार है और 2 भी 2 बार है, तो मोड जो होगा वो 1 भी होगा, मोड को z से दिखाते हैं, और नहीं एंड मोड 2, 1 भी होगा एंड 2 भी होगा। ये दोनों ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इसीलिए कान खोल के सुनो बेटा, एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी मोर देन 1। जैसे मीन ढूंढा डेटा का तो वो एक ही आएगा, यूनिक आएगा। मीडियन ढूंढा डेटा का तो वो एक ही आएगा, बीच में एक ही ऑब्जर्वेशन आ सकता है। बट मोड ढूंढो तो मोड एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, मोड कैन बी, मोड इज अ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच कैन बी मोर देन 1, और वो एक भी ना हो ऐसा भी हो सकता है। बट इस केस में, पर्टिकुलरली इस केस में, जब मोड डायरेक्टली नहीं ढूंढा जा सकता तब एक इक्वेशन है जिसके आधार पर मोड ढूंढा जाता है। वो इक्वेशन है z इज इक्वल टू 3m-2x बार। ये सब आप नोट डाउन करना, ये सभी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। z इज इक्वल टू 3m-2x बार व्हेन नन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेटिव, कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट ना होता हो। तो ये फॉर्मूला से तुमको
करना पड़ेगा, z ढूंढना पड़ेगा। तो 3m है 5 माइनस 2 x बार है 6, तो 15 माइनस 12 दैट इज 3। तो मीन, मीडियन और मोड तीनों मिल गया सेम डेटा के लिए। ये तो दूसरा डेटा था, तो इसके लिए पहले अपन डिस्कस करते हैं। मीन, मीडियन एंड मोड तीनों मिल गया, चलो कितने कितने है वो लिख ले, क्योंकि इसके बीच में भी एक रिलेशन मिलेगा। मीन इज इक्वल टू व्हाट, 6, मीडियन है 5, मोड क्या है, मोड मिला 3। सेम डेटा के लिए ये जो डेटा था ना अपना, मीन मिला था 6, मीडियन मिला था 5 और मोड मिला था 3। तो अपन खाली नोट डाउन कर देते हैं इसको, मीन, मीडियन एंड मोड को। अभी देखो बेटा, तुमको मीन, मीडियन एंड मोड में कोई पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन दिखाई दे रहा है? कोई पर्टिकुलर का टाइप का रिलेशन दिखाई दे रहा है? यस, ऐसा है कि मीन यहाँ पे मीडियन से ज़्यादा है और मीडियन मोड से ज़्यादा है। अच्छा, ये रिलेशन सर कायम रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। बट ऐसा नहीं कि मीन बड़ा ही होगा मीडियन से और मीडियन बड़ा ही होगा मोड से। बट ये जब हो तब पॉजिटिवली स्क्यूड होगा डेटा। तीनों सेम हो तो सिमेट्रिक, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, तो पॉजिटिव स्क्यूड डेटा। और मीन इज लेस देन मीडियन, ये दूसरा एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या, दूसरा पॉसिबिलिटीज दे रहा हूँ। इज लेस देन मोड, तो इट इज नेगेटिवली स्क्यूड। लिख लेना, नोट डाउन करना। मीन is equal to median is equal to mode सिमेट्रिक। जब डेटा सिमेट्रिक होगा तब ऐसा होगा। तो ये तीनों बातें हैं, ओके, तीनों बातों को ध्यान रखने का। अभी कोई बोलेगा कि सर ऐसा ना हो और मीन और मोड के बीच में मीडियन ना आए, मीडियन सबसे ज़्यादा हो या सबसे छोटा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज मीडियन पोजिशनल वाइज मिडल वैल्यू, तो वो हमेशा मीन और मोड के बीच में ही होगा। कान खोल के सुन लो, मीडियन हमेशा मीन एंड मोड के बीच में ही होगा। चाहे मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, चाहे मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, पर मीडियन हमेशा बीच में मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ही होगा। ये कान खोल के सुन लो तुम लोग। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या सीखा? देखो, ये लेक्चर में हमने देखा, सबसे पहले तो कान खोल के सुन लो, शुरुआत से मैं तुमको थ्योरी अभी समझा रहा हूँ। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? तो सेंट्रल लोकेशन और सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, फिट करो दिमाग में, सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ डेटा, दैट इज नोन एज व्हाट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पूरे डेटा को कोई एक वैल्यू दिखाती हो, रिप्रेजेंट करती हो, उसे बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये डेटा है पूरा और उसको कोई एक वैल्यू दिखा दे 57, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज तीन प्रकार के हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। मीन जो है वो मैथमेटिकल एवरेज है, मीडियन जो है वो पोजिशनल एवरेज है, मीन मैथमेटिकल एवरेज, मीडियन पोजिशनल एवरेज, मतलब अरेंज करने के बाद बीच में क्या आता है। मोड जो है मोस्ट रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज़्यादा बार
रिपीट होता हो ऑब्जर्वेशन उसे मोड माना जाता है। फिर मीन 3 प्रकार के होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन सिंपली मीन का सिनोनिम्स अरिथमेटिक मीन है, और नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में यही यूज़ होता है। एवरेज निकालना है, मैथमेटिकल एवरेज निकालना है तो यही यूज़ होता है। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो रेशियो, रेट्स एंड एवरेज के लिए काम में आता है। हार्मोनिक मीन है टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड, एवरेज रेट्स व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर स्मॉल। फिर कैसे हम ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन को ढूंढते हैं वो भी हमने देखा, एग्जाम्पल देखा 1, 4, 16। तो अरिथमेटिक मीन आया 7। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब nth रूट, स्क्वायर रूट क्या, nth रूट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ n ऑब्जर्वेशन, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के बाद हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन होता है, मतलब वैल्यू नहीं बट अरिथमेटिक मीन की जो फॉर्मूला है उसका रेसिप्रोकल करके बनाया जाता है। उसका पूरा पग को पूरा रेसिप्रोकल नहीं, बट लेट वी अज्यूम ये जो है सिग्मा xi, तो उसका 1/सिग्मा xi नीचे हो जाता है, और n जो है वो रहता है ऊपर, जो नीचे है यहाँ पे वो ऊपर चला जाता है। तो हार्मोनिक मीन अपन को ढूंढना हो अगर, तो इस प्रकार से ढूंढते हैं, n/सिग्मा 1/xi। अभी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में एक रिलेशन है कायम, वो है ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। तो इसके आधार पर अपन बोल सकते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेना ये बात, कि ज्योमेट्रिक मीन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता है अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन मतलब जो जिसका स्क्वायर, ओके, जीएम स्क्वायर। ज्योमेट्रिक मीन मतलब जिसका स्क्वायर बाकी की वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के जितना हो। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन है, तो जिसका स्क्वायर या क्यूब जितने ऑब्जर्वेशन है उस पर निर्भर करता है। बट यहाँ पे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन दो ही बात है। ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। तो ये रिलेशन हमेशा सत्य रहेगा कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू हार्मोनिक पर मीन। पर इसमें इक्वल टू तभी होगा जब वैल्यूज सेम होगी। सभी वैल्यू सेम होगी तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन सेम रहेगा। हर एक वैल्यू अगर डिफरेंट होगी तो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। टाइप्स ऑफ मीन्स हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा कि ये भी मीन दी है, तुम आइडेंटिफाई करो कि ज्योमेट्रिक मीन कौन सा है, हार्मोनिक मीन कौन सा है, अरिथमेटिक मीन कौन सा है। कॉमन सेंस की बात, जो सबसे बड़ा है वो अरिथमेटिक मीन, सबसे छोटा है वो हार्मोनिक मीन, और बीच में जो है वो ज्योमेट्रिक मीन। फिर हमने बोला कि हार्मोनिक मीन इज वेरी मच अफेक्टेड, ये जो है ना वेरी मच अफेक्टेड, हार्मोनिक मीन यहाँ पे, तो ये 1 से बहुत इन्फ्लुएंस है। मतलब हार्मोनिक मीन इज अफेक्टेड बाय स्मॉलर वैल्यूज, इवन ज्योमेट्रिक मीन इज अफेक्टेड बाय स्मॉलर वैल्यूज। अरिथमेटिक मीन के ऊपर स्मॉलर एंड हायर दोनों वैल्यू की, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू की इफेक्ट होती है, बट हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन पे स्मॉलर वैल्यू की इफेक्ट होती है, एक्सट्रीम वैल्यू की इफेक्ट। और वो सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और दूसरा ये भी देखेंगे कि हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन कौन से केसेस में नहीं ढूंढे जा सकते। फिर डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमने मीन ढूंढा, मीन मतलब टोटल ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन ढूंढा, मीडियन ढूंढने के लिए अरेंज करना कंपलसरी है, मैं ये निकाल देता हूँ। अरेंज करने के बाद जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन था जो था 5, उसको मीडियन कंसीडर किया गया। मोड ढूंढने के लिए तो नॉर्मली क्या होता है, मोड ढूंढने के लिए अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा हो, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो, तो ये मोड, वो मोड कहा जाता है। बट यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है,
तो यहाँ पे क्या करने का पता है, अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट ना होता हो तो मोड कैसे ढूंढने का, z इक्वल टू 3m माइनस 2 एक्स बार फॉर्मूला से। हमारे पास एक्स बार भी है और m भी है, तो उसकी वैल्यू रखने की, तो z मिल गया 3। अच्छा, फिर अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा हो, ऐसा ही एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे ये सब में सबसे ज़्यादा रिपीट 6 होता है, तो 6 इज द मोड। यहाँ पे ये सब में सबसे ज़्यादा रिपीट 1 भी हो रहा है 2 बार रिपीट, और 2 भी हो रहा है 2 बार रिपीट, तो 1 and 2 बोथ आर मोड आर 1 and 2। फिर मीन मीडियन मोड आगे का जो सम था इसमें ये प्रकार से आया था, तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि मीन इज, तुमको क्योंकि ऐसा पूछ सकते हैं कि फाइंड आउट इट्स मीन मीडियन मोड एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा, या फिर मीन मीडियन मोड दिया हो तुमको पूछा हो कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट इज, तो मीन मीडियन मोड, अगर मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, तो पॉजिटिवली स्क्यूड, मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, तो नेगेटिवली स्क्यूड, मीन जो है वो इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, तो इट इज सिमेट्रिक। तो आज अपन इतना रखते हैं, ये जितनी भी थ्योरी आज अपने की वो हमको 2 बार लिख के लर्न कर देनी है, एक बार एकदम तुम्हारे दिमाग में होनी ही चाहिए, और 2 बार लिखनी है ऑल दी थ्योरीज 2 टाइम्स, तो तुमको अच्छे से आएगा, और आगे जो है तुमको उतना ही क्लैरिटी रहेगी। एक बात हमको क्लियर होनी चाहिए, एक थ्योरी इसकी क्लियर होनी चाहिए, तो ये आगे बात बनेगी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन की थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बाद अनग्रुप डेटा के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं मीन मीडियन मोड, वो ढूंढते हैं।